प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनुवाद। अनुवाद एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से दो भाषाभाषी लोग आपस में जुड़ते हैं। दोनों भाषाओं में लिखे गए साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के यहाँ पहुँचता है, जिसके माध्यम से उनकी कला संस्कृति की झलक भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आज का विषय है हमारा अनुवाद। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आमो भारत एक स्वाधीन देश अटे, ये उड़िया में लिखा गया है। हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है, ये हिंदी में लिखा गया है। इस संस्कृत में होता है इसका अस्माकं भारतम एकम स्वतंत्र राष्ट्रम, और उर्दू में होगा हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मराठी में होगा आमचे भारत एक स्वतंत्र देश आहे। इंग्लिश में होगा आवर इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो और कुछ भाषा में अगर हम कहेंगे तो बांग्ला में होगा आमादेर भारत एक स्वाधीन देश। गुजराती में होगा अमरा भारत एक स्वतंत्र देश छे। तेलुगु में होगा माना भारतम वकटी स्वतंत्र देशम, और पंजाबी में होगा साडा भारत इका स्वतंत्र देश। तो ये अनुवाद के माध्यम से एक ही वाक्य को हम बहुत सारी भाषा में क्या कहते हैं उसको हम जान पाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद का जो अर्थ है, इसका अर्थ है पुनः कथन। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह शब्द शिष्य अपना उपदेश देते थे और जो गुरु अपना उपदेश देते थे और शिष्य उसे दोहराते थे। अनुवाद शब्द संस्कृत के वद धातु से आया है। वद का अर्थ है बोलना। वद धातु में अप्रत्यय जोड़ने पर यह होता है वाद, जिसका अर्थ है कही हुई बातें। कही हुई बातें, इसमें अनु उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है अनुवाद। जो नया शब्द मिलता है वो है अनुवाद, जिसका अर्थ है कही गई बातों को पुनः कहना। लेकिन आजकल अनुवाद का अर्थ थोड़ा बदल गया है। इसका अर्थ है अनुवाद की परिभाषा बदल गई है। इसका व्यवहार अंग्रेजी के जो ट्रांसलेशन शब्द है उसके पर्याय के रूप में, उसके समानार्थी शब्द के रूप में होने लगा है, जिसका अर्थ है किसी भी भाषा में कही या लिखी गई बातों को किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अर्थात एक भाषा में लिखित किसी लेख को दूसरी भाषा में लिखना, इसे अनुवाद कहते हैं। यह अनुवाद कहलाता है। इसे भाषांतर भी कहते हैं। किसी भी कथन या लेख को जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मूल भाषा, और वह कथन या लेख जिस भाषा में अनुदित हो रही हो उसे कहा जाता है लक्ष्य भाषा। सोर्स लैंग्वेज और कैच लैंग्वेज। मूल भाषा है सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में अनुदित हो रहे हो उन्हें कहते हैं लक्ष्य भाषा या कैच लैंग्वेज। उदाहरण के लिए यदि हम उड़िया से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उड़िया मूल भाषा है और हिंदी लक्ष्य भाषा है। अगर हम हिंदी से उड़िया में अनुवाद करते हैं तो हिंदी मूल भाषा हो जाएगी और उड़िया लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो अनुवाद करने वालों को दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो अनुवाद करने वाले होते हैं उन्हें दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मूल भाषा के साथ साथ विशेष रूप से जो लक्ष्य भाषा की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम उड़िया से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उड़िया की तो जानकारी होनी चाहिए। उड़िया तो आप लोगों की मातृभाषा है तो इसमें जानकारी है, लेकिन लक्ष्य भाषा जो है हिंदी, उसकी खास जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक भाषा की संरचना शैली अलग होती है। अनुवाद करते समय उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनुवाद संबंधी गलतियां होने की संभावना रहती है। अगर हम अनुवाद करते हैं, जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं उस भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसकी जो संरचना शैली के बारे में हमें पता होना चाहिए, नहीं तो अनुवाद संबंधी गलतियां होने की संभावना रहती है। किसी भी भाषा में वाक्य में एक कर्ता होता है।
और क्रिया भी होती है। किसी भी भाषा में कर्ता होता है और क्रिया होती है। उनको उद्देश्य और विधेय भी कहते हैं। कर्ता या उद्देश्य एक पद का हो सकता है या उसके साथ कई पद जुड़े हो सकते हैं। कर्ता जैसे जो कि उद्देश्य है उस वो एक पद का हो सकता है और उसके साथ कई पद भी जुड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार क्रिया भी एक पद की हो सकती है या अधिक पदों की भी हो सकती है। जैसे रमेश खेलता है, यहाँ पर रमेश कर्ता है या उद्देश्य है, खेलता है वो विधेय है या क्रिया है। इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम बढ़ाने से क्या होगा? हरि बाबू का बड़ा बेटा रमेश मैदान में अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। खेलता है, उसको हम बढ़ा दिया, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। रमेश के साथ, रमेश हरि बाबू का बड़ा बेटा रमेश तो मैदान में अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। हरि बाबू का बड़ा बेटा रमेश मैदान में अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। इसको अगर हम उड़िया में अनुवाद करेंगे तो होगा हरि बाबू को बड़ पुओ रमेश पड़ियारे निज सांगमानंक सहित फुटबॉल खेलुछि। इसको हम छोटे छोटे वाक्य में बना सकते हैं। जैसे रमेश मैदान में खेलता है, रमेश पड़ियारे खेलुछि। हरि बाबू को पुओ रमेश पड़ियारे खेलुछि। हरि बाबू का बेटा रमेश मैदान में खेलता है। हरि बाबू का बड़ा बेटा रमेश फुटबॉल खेल रहा है। हरि बाबू को बड़ पुओ रमेश फुटबॉल खेलुछि। हरि बाबू का बड़ा बेटा रमेश मैदान में अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। हरि बाबू को बड़ पुओ रमेश पड़ियारे निज सांगमान के साथ फुटबॉल खेलुछि। तो हम ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को भी बड़ा करके उसको बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें गलती ना हो। यहाँ पर हम ओडिया और हिंदी में परस्पर अनुवाद की चर्चा करते समय देखते हैं कि क्या देखते हैं कि दोनों भाषाओं की संरचना लगभग एक जैसी है, पर कहीं कहीं पार्थक्य निश्चित रूप से है। इसलिए सही अनुवाद करने के लिए, सटीक अनुवाद करने के लिए पार्थक्य और भिन्नताओं को जानने की आवश्यकता है। मतलब क्या भिन्नताएं हैं? जो समानताएं हैं वो तो है, लेकिन जो भिन्नताएं हैं वो क्या क्या भिन्नताएं हैं उसको जानने की आवश्यकता है। देखते हैं उदाहरण। बच्चा खेलता है, यहाँ पर इसका उड़िया होगा पिलाटी खेलुछि। मैं पिलाटी खेलुछि। बच्ची खेलती है, झियटी खेलुछि। झियटी खेलुछि, झियटी खेलुछि। बच्ची खेलती है। बच्चे खेलते हैं, पिला माने खेलुछंती। बच्चियाँ खेलती हैं, झिया माने खेलुछंती। यहाँ देखो बच्चों, पिलाटी खेलुछि, बच्चा खेलता है, बच्ची खेलती है। यहाँ पर ओडिया में परिवर्तन नहीं होता, लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता। पिलाटी खेलुछि, झियटी खेलुछि, पिला माने खेलुछंती, झिया माने खेलुछंती। लेकिन यहाँ हिंदी में वो बदल जाता है। बच्चा खेलता है, बच्ची खेलती है। बच्चा खाता है, बच्ची खाती है। बच्चा चलता है, बच्ची चलती है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। ऐसे हो जाते हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चियाँ खेलती हैं। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चियाँ दौड़ती हैं। तो ऐसा हो जाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। घोड़ा दौड़ुछि, घोड़ा दौड़ुअछि। ये उड़िया से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। घोड़ा दौड़ुअछि, घोड़ा दौड़ रहा है। अगर हम घोड़ी कर देंगे, घोड़ी दौड़ुछि, तो घोड़ी दौड़ रही है हो जाएगा। वचन के परिवर्तन से देखो बच्चों, घोड़ा माने दौड़ुछंती, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसमें परिवर्तन होता है। ओडिया में वचन के अनुसार परिवर्तन, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। झियटी कांदुछि, बच्ची रो रही है। झिय माने कांदुछंती, बच्चियाँ रो रही हैं। तो वचन के अनुसार हमने देखा कि परिवर्तन होता है, लेकिन ओडिया में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हिंदी में होता है। हर भाषा में क्रियापद का बहुत महत्व है, क्योंकि क्रियापद के साथ वाक्य के अन्य पदों का संबंध रहता है। अनुवाद करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि क्रियापद के रूप कर्ता पद के लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलते हैं। इनके अलावा भूत, वर्तमान और भविष्यत काल में भी क्रिया के रूप बदलते हैं, परंतु ओडिया भाषा में वचन के अनुसार बदलते हैं, पुरुष के अनुसार, कारक के अनुसार तो बदलते हैं, और भूत, वर्तमान, भविष्यत काल के अनुसार बदलते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती ओडिया में। हिंदी में इसकी हिंदी की खूबी है, तो लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है। लिंग के अनुसार देखो कैसे बदलती है। बालक पढ़ुअछि, बालिका पढ़ुअछि। ओडिया में नहीं बदलता। बालक पढ़ुअछि, बालिका पढ़ुअछि। बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है, हिंदी में बदल जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वचन के अनुसार पिलाटी गीत गाउछि, पिला माने गीत गाउछंती।
पिलाटी गीत गाउछि, लड़का गाना गा रहा है। ये वचन के अनुसार लड़के, पिला माने गीत गाउछन्ति, लड़के गाना गा रहे हैं। ये गा रहा है, गा रहे हैं, गीत गाउछि, गीत गाउछन्ति हो जाउछि ओडिया में। तो झीलटी नाचुछि, झील माने नाचुछन्ति, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं कारक के अनुसार। देखो कारक के अनुसार क्या होता है, कोड़ा घोड़ा को घास दियो, तो क्या होगा हिंदी में, काले घोड़े को घास दो। मांकड़ छात ऊपर बसछि, बंदर छत पर बैठा है, छात ऊपर छत पर बैठा है। अगर बहुवचन में करेंगे तो बंदर छत पर बैठे हैं, मांकड़ माने छात ऊपर बसचंती, तो बंदर छत पर बैठे हैं। छात्र बही पढ़िला, छात्र ने किताब पढ़ी। यहाँ देखो परिवर्तन होता है कारक के अनुसार। हिंदी में ने जो लगता है, ने के लिए उड़िया में उसका कोई विकल्प शब्द नहीं है। छात्र बही पढ़िला, छात्र ने किताब पढ़ी। किताब चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वो पढ़ी हो जाता है। जब ने लगता है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, लेकिन ओडिया में कर्म के अनुसार क्रिया कभी नहीं बदलती। वो बदलती है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता का अनुसरण करती है क्रिया ओडिया में। लेकिन हिंदी में अगर ने लग जाता है तो क्रिया के अनुसार, जो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। माँ पुओ को कोड़े बसाइले, इसका क्या होगा हिंदी में, माँ ने बेटे को गोद में बिठाया। मोहन रोहन को डाकुछि, मोहन रोहन को बुलाता है, ये वर्तमान काल में है। मोहन रोहन को डाकिला, मोहन ने रोहन को बुलाया। तो ये ने लग जाता है इसमें, लेकिन वर्तमान काल में ने नहीं लगता, ने सिर्फ भूतकाल में लगता है। काल और पुरुष के अनुसार देखो कैसे परिवर्तन होते हैं। भूतकाल में उत्तम पुरुष, मैं गया या गई, स्त्रीलिंग में गई हो जाता है। मुँह गली, हम गए या हम गई, आम्हे माने गलू। मैं गया, मैं गई, उड़िया में होगा मुँह गली। हम गए या हम गई, आम्हे माने गलू। मध्यम पुरुष में क्या होता है भूतकाल में, तू गया या तू गई, तू गलू। तुम गए या तुम गई, तुम्हें गल। आप गए या आप गई, आपण गले। अन्य पुरुष में क्या होता है, वह गया या वह गई, से गला। वे गए या वे गई, से माने गले। फिर वर्तमान काल में क्या होता है, उत्तम पुरुष में मैं काम करता हूँ या करती हूँ, मैं काम करता हूँ या मैं अगर स्त्रीलिंग है तो मैं काम करती हूँ। मु कामो करुछि, मु कामो करुछि, इसमें उड़िया में समान रहता है। हम काम करते हैं या हम काम करती हैं, आम्भे माने कामो करुछु। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू काम करता है या तू काम करती है, तू कामो करुछु। तुम काम करते हो या तुम काम करती हो, तुम्हें माने कामो करुछु। अन्य पुरुष में होता है, हरि काम करता है, सीता काम करती है। हरि काम करता है, सीता काम करती है। हरि काम करता है, हरि कामो करुछि, सीता कामो करुछि। लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं है। हरि और रमेश काम करते हैं, हरि और रमेश काम करुछन्ति। मालती और लता काम करती हैं, मालती और लता काम करुछन्ति, मालती और लता काम करुछन्ति। हरि और रमेश काम करुछन्ति, मालती और लता काम करुछन्ति। हरि और रमेश काम करते हैं, मालती और लता काम, तो हरि और रमेश दोनों पुल्लिंग है, मालती और लता दोनों स्त्रीलिंग है। अगर हम इसको इधर उधर कर दे थोड़ा, हरि और मालती दोनों एक पुल्लिंग आ जाता है, एक स्त्रीलिंग आ जाता है, तो वहाँ पर हो जाएगा काम करते हैं, या रमेश और लता काम करते हैं, ऐसे हो जाएगा। फिर भविष्य काल में देखते हैं। भविष्य काल में काल और पुरुष के अनुसार, लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है। उत्तम पुरुष, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी माने मुँह पढ़ीबी। हम पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, आम्हे माने पढ़ीबू। फिर मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगी, तू पढ़ीबू। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगी, तुम्हें पढ़ीबो, इसका होता है। अन्य पुरुष में होता है, राम पढ़ेगा या सीता पढ़ेगी, रामो पढ़ीबो, सीता भी पढ़ीबो। हाँ, इसमें परिवर्तन, राम और श्याम पढ़ेंगे, रामो और श्यामो पढ़ीबे। सीता और गीता पढ़ेंगे, सीता और गीता पढ़ीबे। सीता और मिता पढ़ेंगे, सीता और मिता पढ़ीबे। अब बच्चों, हम कुछ अनुवाद का अभ्यास करते हैं।
ओडिया से हिंदी अनुवाद का अभ्यास। यहाँ पर कुछ ओडिया वाक्य दिए गए हैं। सुशीला दशम श्रेणी रे पढ़े, रवि साइकेल रे स्कूल आसिला, भाई और भौणी एका संगे खेलुछंती, मो बापा आसंता काली पुरी जिबे, आपण गतकाली कौन खाइथिले। शिक्षक आमको किसी प्रश्न पचारिले। यहाँ क्या होता है देखो, सुशीला 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सुशीला चूंकि स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रवि साइकिल ने स्कूल आसिला, रवि साइकिल से स्कूल आया। भाई और भौणी एका संगे खेलुछंती, भाई और बहन एक साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, लेकिन वो हो जाएगा पुल्लिंग रूप हो जाएगा। भाई और बहन एक साथ खेल रहे हैं। मो बापा आसंता काली पूरी जिबे, मेरे पिताजी कल पूरी जाएंगे। आपण गतकाली कौन खाई थे, आपने कल क्या खाया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जो उड़िया में जो है आसंता काली वो गतकाली, हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में सिर्फ कल ही लगता है, जो अगला कल या पिछला कल कुछ ऐसा शब्द नहीं है, इसका व्यवहार नहीं है। मेरे पिताजी कल पूरी जाएंगे, आसंता काली पूरी जिबे, यानी ये पता चल जाता है कि भविष्य काल में है, तो पता चल जाता है ये अपने अगले दिन ही जाएंगे। आपण गतकाली कौन खाई थे, आपने कल क्या खाया था। क्या खाया था कह देने का मतलब है ये कल, ये जो हो चुका है भूतकाल में यह है। शिक्षक आमको किसी प्रश्न पचारे, शिक्षक ने हमें कुछ प्रश्न पूछा। शिक्षक ने हमें कुछ प्रश्न पूछा। अगर हम कहेंगे कि शिक्षक हमको 5टा प्रश्न पचारे, शिक्षक ने हमें 5 प्रश्न पूछे, वहाँ हो जाएगा शिक्षक, लेकिन कुछ प्रश्न कहने से वो पूछा होगा। तो यहाँ पर उत्तर है सुशीला 10वीं श्रेणी में पढ़े, सुशीला 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रवि साइकिल ले स्कूल आसिला, रवि साइकिल से स्कूल आया। मो बापा आसंता काली पूरी जिबे, मेरे पिताजी कल पूरी जाएंगे। आपण गतकाली कौन खाइथिले, आपने कल क्या खाया था। शिक्षक आमको किसी प्रश्न पचारिले, शिक्षक ने हमें कुछ प्रश्न पूछा। भाई और भौणी एका संगे खेलुछंती, भाई और बहन एक साथ खेल रहे हैं। और कुछ वाक्यों के अभ्यास करते हैं, अनुवाद का अभ्यास ओडिया से हिंदी में। समय काहाकू अपेक्षा करे नाही, महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी। आज एठारे एक बड़ सभा हेब, आकाश रे कला बादल घुटी गला। आपण नुआ कलम किनिछंती कि, छात्र छात्री 10टा बेलू विद्यालय आसंती। समय काहाकू अपेक्षा करे नाही, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ अपेक्षा शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपेक्षा शब्द के अर्थ है हिंदी में आशा, तो इसको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसे प्रतीक्षा होगा या इंतजार, समय किसी की इंतजार नहीं करता। महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी, महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। नदी चूंकि स्त्रीलिंग है तो ये बड़ी नदी, महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। आज एठारे एक बड़ सभा हेब, इसको अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो होगा आज यहाँ एक बड़ी सभा होगी, क्योंकि सभा स्त्रीलिंग है हिंदी में। आकाश रे कला बादल घुटी गला, आसमान में काले बादल घिर आए, आसमान में काले बादल घिर आए। आपण नुआ कलम किनिछंती कि, आपने नई कलम खरीदी है क्या। यहाँ पर ने लगा है तो कर्म के अनुसार होगा नई कलम, क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है। आपने नई कलम खरीदी है क्या, या क्या आपने नई कलम खरीदी। छात्र छात्री 10टा बेलू विद्यालय आसंती, छात्र छात्रा 10 बजे विद्यालय आते हैं। यहाँ पर इनका उत्तर भी है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय काहाको अपेक्षा करे नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महानदी ओडिशा की बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी, महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। आज एठारे एक बड़ सभा हेब, आज यहाँ एक बड़ी सभा होगी। आकाश रे कला बादल घुटी गला, आसमान में काले बादल घिर आए। आपण नुआ कलम किनिछंती कि, इसका है आपने नई कलम खरीदी है क्या। छात्र छात्री 10टा बेलू विद्यालय आसंती, छात्र छात्रा 10 बजे विद्यालय आते हैं। तो अब हम और कुछ अभ्यास भी करेंगे, जो
मैं कुछ यहाँ पर कुछ वाक्य उड़िया में लिखता हूँ, इसका अनुवाद करते हैं। ए वर्ष भल वर्षा होइछि। ए वर्ष भल वर्षा होइछि, तेणु पानीर अभाव रहिबो नाही। भल वर्षा हेले भल फसल हेब। भारत एक कृषि प्रधान देश। ए देशर लोके कृषि को अधिक महत्व दियंती और कृषिर उन्नति हेले देशर उन्नति हेब। तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ए वर्ष भल वर्षा होइछि, इसको अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ये होगा इस साल अच्छी बारिश हुई है। इस साल अच्छी बारिश हुई है। जो बारिश शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए इस साल अच्छी बारिश हुई है। तेणु पानीर अभाव रहिबो नाही। तेणु इसलिए पानी का अभाव नहीं रहेगा। ये भविष्य काल में है, तो इसलिए पानी का अभाव नहीं रहेगा। भल वर्षा हेले भल फसल हेब। भल वर्षा हेले भल फसल हेब, ये भविष्य काल में है। अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी। बारिश भी हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द है, फसल भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये वर्तमान काल में भारत एक कृषि प्रधान देश है। ए देशर लोके कृषि को अधिक महत्व दियंती। यहाँ पर देखो बच्चों, ए देशर लोके, इस देश के लोग कृषि को अधिक महत्व देते हैं। कृषिर उन्नति हेले देशर उन्नति हेब। कृषि की उन्नति हुई, उन्नति स्त्रीलिंग शब्द है, तो कृषि की उन्नति हुई तो देश की उन्नति होगी, या कृषि की उन्नति हुई तो देश की तरक्की होगी। तो इसको फिर दोहरा लेते हैं। ए वर्ष भल वर्षा होइछि, इस साल अच्छी बारिश हुई है। तेणु पानीर अभाव रहिबो नाही, इसलिए पानी का अभाव नहीं रहेगा। पानी पुल्लिंग शब्द है, हवा स्त्रीलिंग शब्द है, तो पानी का अभाव नहीं रहेगा। भल वर्षा हेले भल फसल हेब। अच्छी बारिश हुई तो, या अच्छी बारिश होने से अच्छी फसल होगी। भारत तो एक कृषि प्रधान देश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ए देशर लोग के कृषि को अधिक महत्व दियंती। इस देश के लोग कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं या अधिक महत्व देते हैं। कृषिर उन्नति हेले देशर उन्नति हेब। कृषि की उन्नति होने से देश की उन्नति होगी या देश की तरक्की होगी। तो अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ कि ये पाठ
आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। ये जो अनुवाद का जो कार्य है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि मैंने बताया था, ये जोड़ने का काम करता है। ये अनुवाद कार्य जो दो भाषाभाषियों को जोड़ने का काम करता है। आप लोग अगर बाहर जाओगे तो वहाँ पर हिंदी ही बोलना पड़ेगा, उड़ीसा के बाहर जाने पर तो। और परीक्षा में जो नंबर लाने के लिए भी ये एक अच्छा पाठ है। और आप लोगों ने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, आशा करता हूँ कि इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।